कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हुआ है। ये किसानों के हित में, खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक प्रतिकर किसी की भूमि का अर्जन होगा उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन की सरलता से हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। इसलिए मध्य प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जो लागू हुआ था, इसको भू अर्जन अधिनियम 2013 बोलते हैं। इसकी धारा 26 के अंतर्गत भूमि के मूल्य निर्धारण के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उसमें हमने किसानों को उचित प्रतिकर देने का निर्णय और पारदर्शी और पुनर्वास की व्यवस्था का इसमें यह निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश में फैक्टर 1 डिक्लेयर था, उसके कारण से कलेक्टर गाइडलाइन रेट प्लस 100% इसमें जोड़ने की बात थी, तो खास करके ये लगभग 2 गुना मुआवजा होता था। तो 2 गुना से करने से कई बार हमको स्पेशल कई सारे निर्णय पैकेज भी देना पड़ते थे, या कई प्रकार से लोगों का आक्रोश भी आता। तो इसलिए अब हमने इसमें सरलीकृत रूप से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना, तो शहरी और ग्रामीण में समान रूप से इसको एक तरह से पहले लागू किया था, लेकिन अब हमने थोड़ा संशोधन किया, क्योंकि गांव की और शहर के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। और खास करके हमने सबने देखा कि इसके कारण से हमारे विकास के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जब असंतोष होता है, थोड़ा मन में भाव आता है, तो उसका असर पड़ता है। अब ये जरूरी इसलिए था कि हमारे यहाँ राज्य में विकास की गति हमने तेज खोली है, तो लगभग 70-75 हजार करोड़ का पूंजी निवेश हम प्रति वर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में लैंड एक्विजिशन को लेकर के इसके आने वाली कठिनाइयों का हल निकालते हुए इसमें सड़क, पुल, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, सिंचाई परियोजना, अधोसंरचना विकास, ऐसे कई कामों को लेकर के इसके कारण से हमको इसकी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय कि ये भाव हमारे मन में ये सारी कठिनाइयों को महसूस करने के लिए इस दिशा में बढ़े थे हम 7 नवंबर 2025 को, कि हमको इस पर विचार करना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसी पे फिर हमने 13 जनवरी 2025 की एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया, जिसमें हमारे राकेश सिंह जी पिल्लूड़ी मंत्री, साथ में माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, इनके माध्यम से कमेटी का गठन किया, जिससे कहा कि ये इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट दे। और ये समिति द्वारा बनाई गई बैठक 21 जनवरी 2026 को हुई थी, जिसमें मंत्रीगण, विधायकगण, FICC क्या है, फिक्की के और खासकर क्रेडाई के, CII, किसान संघ, किसान प्रतिनिधि, सबसे मिलकर के ये राय जुटाने के साथ उनका संकलन करते हुए, सबकी राय का सम्मान करते हुए इसमें इस तरह के निर्णय की तरफ हम बढ़ें। मुझे इस बात का संतोष भी है कि ये लागू करने के लिए हमने अपने गाइडलाइन में, अब एक और ये भी उल्लेखनीय है कि हमारा एकमात्र राज्य है, इसको इस तरह से भी समझोगे कि गए बार हमने संपूर्ण गाइडलाइन को 16% बढ़ाया था, और इस साल ये 13% बढ़ा है, तो 16 और 13 लगभग 39% होता है। और ये अपने आप में लगभग 120% के आसपास होगा, तो इसका भी 4 गुना देंगे। तो ये किसानों की साइड में वास्तव में एक तरह से हमारे सारे निर्णयों को लेकर के काफ़ी प्रभावी होने वाला है। और इसके बाद गजट अधिसूचना के बाद सभी भू अर्जन के आदेशों पर इसको लागू करने के लिए हम अधिसूचना जारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी की 1281 हेक्टेयर भूमि, जिसका हम लगभग 742 करोड़ का, ये 3 साल का रिकॉर्ड है पिछले, जो कुल लगभग 10,000 करोड़ का है,
अब ये बदलते हुए हम वैसे मैं अगर अलग अलग आंकड़े अलग अलग विभागों को बताता हूँ तो ये एमपीआरडीसी का 1573 हेक्टर का लगभग 2,500 करोड़ का मुआवजा था। और ये एनएचआई है ना, इसका 7,500 हेक्टर से लगाकर 6,000 करोड़ का था। तो अब ये सीधे सीधे आप इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, जिसको बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा, लिखने में अच्छा लगेगा। अपने लिए ये 4 गुना करते जाएंगे तो हमारे लिए मान के चलो कि अकेले जल संसाधन नर्मदा घाटी में भी 4,500 हेक्टर का भू अर्जन, ये 1,000 करोड़ का मुआवजा निर्धारित था। इसका लाभ कैसे मिलेगा? शासन और किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विकास में हम एक तरह से उनको भागीदार बना रहे हैं, क्योंकि कोई ज़मीन छोड़ता है तो बदले में उसको लेने के लिए अपनी जमी जमाई व्यवस्थाओं में हटना भी कठिन चुनौती होती है। ऐसे में योग्य प्रकार से नई ज़मीन लेने के लिए भी उसको इससे मदद मिलेगी और भू अर्जन के कार्यों में तेजी होगी, परियोजना समय पर आएगी, भू अर्जन विवादों को टाला जाएगा, विकास कार्य निर्विघ्न होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसान समृद्ध होंगे। इसलिए केवल हमारा निर्णय नहीं है, किसानों के संकल्प का, उनके समाधान का निर्णय, जिसमें किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ले रहे हैं। विकास और किसान साथ साथ है, संवेदनशील, निर्णायक, और ये नेतृत्व की दृष्टि से हमने अपने सामूहिक नेतृत्व में इस बात को स्वीकारा है। इसलिए विकास भी और किसान का सम्मान भी। किसान समृद्ध तो मध्य प्रदेश समृद्ध है। मैं मान के चलता हूँ कि इसी भाव से हम चलते हुए एक अपने विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि ये बड़ा विषय है, इस विषय में हमारी अपनी सबकी एक बार इस तरह से चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि हम देश के मध्य में बैठे हैं और मध्य में बैठने से हमारे लिए सभी सेक्टर में समान रूप से, जैसे आपकी जानकारी में है, हमने तय किया कि हमारे बजट को अब वर्तमान चुनौतियों के बीच में भी हमारे विकास को भी और इसको लगभग 14% की ग्रोथ से बढ़ाते हुए 5 साल में डबल करेंगे। और उस स्पीड को मेंटेन करते हुए हमारा राज्य करीब करीब उस दिशा में काफ़ी हद तक बढ़ा है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान हमारा केन बेतवा, पीकेसी, अब ताप्ती के साथ भी आ रहा है। तो हमारे लिए एक तरफ ये, दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटियों के आधार पर भी हम अपने शहरीकरण के आधार पर भी नगर से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो हमको ये लैंड एक्विजिशन पे बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मैं केवल एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये 2023-24 में अब तक 3 वर्षों में 55,530 किसानों के विभिन्न परियोजना में 16,000 करोड़ की राशि का मुआवजा हमने अभी तक वितरित किया है। अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 5,300 करोड़ का था। और इस दर से आने वाले वर्ष में विकास दर की अगर ये गति रही तो हमको, अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 4 गुना अर्थात 20,000 करोड़ का हम अपना मुआवजा देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये समय पर हो जाए। खास करके ये जो हमने निर्णय किया है, ये बढ़ी हुई दरें राज्य और केंद्र सरकार के समस्त भू अर्जन परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसको कोई लंबित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये निर्णय करने का मौका आया, मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए। तो अपने में से टैक्स कौन सा? क्या करवाऊं? अरे भैया, ये राज्य सरकार का काम है ना। तो राज्य सरकार की दृष्टि से हम एक सीधा फार्मूला बना रहे हैं। नगरीय निकाय का जो इलाका है वो नगरीय निकाय में रहेगा और दूसरा ग्रामीण का है, बीच में कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए 1 और 2 किया है। हमने एक फार्मूला बनाया है। हमारे राज्य की सीमा जिन जिन बड़े राज्यों से मिलती है उसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, तीनों का जो फार्मूला वो हमने लगाया है।
ठीक है, हाँ। अब हो गया ना, एक दूसरे को ले लेने दो, दूसरे आज तो बोला एक नंबर दूसरा एक बात और जानकारी तीसरा मत करो, फिर दूसरा सब क्या करेंगे। थोड़ा सा ये जरूर है कि हमने नर्मदा वैली का 2024 तक का जो एमओयू विभिन्न राज्यों के साथ हुआ था, तो भारत सरकार के नेतृत्व में हमने लगभग 1.5 साल से अभी तक 6 बैठक कर ली है। और मुख्यमंत्री जी के साथ भी मेरी और माननीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ मीटिंग हो गई कि हम अपने राज्य के इस वर्तमान के दृष्टिकोण से पानी का भी उपार्जन के साथ साथ बाकी भविष्य की संभावना का भी इस पे और काम भी कर रहे हैं। तो कोई अच्छा निर्णय होगा तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमने अपने मुआवजे के कारण से किसी प्रोजेक्ट को कम ज़्यादा नहीं किया है, वो पूरा पूरा कर रहा है, इसमें कोई कसर रवि नहीं। विपक्ष इसलिए नारी शक्ति का विरोध कर रहे हैं ना। अच्छी बात है। हमने सारा विचार करने के बाद किया है, इसमें कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है। इसकी प्रोग्रेस है, जैसे उदाहरण के लिए ये विभिन्न प्रकार के न्यायालय में प्रकरण चलते हैं, तो जो प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होता है वो 10 साल में होता है, तो बजाय 10 साल के वो 2 साल में पूरा हो जाएगा। इस तरह से इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हम एक तरह से सहभागी बना रहे हैं विकास में सभी। आप देखिए, ये कोई भी राज्य के अंदर सबसे बड़ा हमारा संभावना का सेक्टर वो है हमारे किसान। और किसान के साथ में दूसरी चीज जुड़ी कि अगर किसान की सिंचाई का रकबा बढ़ाना है, बिजली का उत्पादन बढ़ाना है, उसको और अलग प्रकार की सुविधा देना, तो आवागमन की सड़कें देना पड़ेगी, रेल की सुविधा देना पड़ेगी। आजकल तो एविएशन का जमाना, तो विभिन्न प्रकार के हमारे, तो स्वाभाविक रूप से हर एक जगह जमीन की जरूरत पड़ती है। तो जब जमीन की जरूरत पड़ती तो हमको अपने विकास में सहभागी बना करके, जैसे हमने परस्पर राज्यों के साथ सहभागी के निर्णय किया है, उसी बड़े निर्णय से जोड़कर हमने इस भू अर्जन अधिनियम 2013 में ये संशोधन करके ये जो हमने अपना सेक्टर बढ़ाया है कि किसानों के साथ हमारे उनके खुद के जीवन के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए विकास के लिए भी जरूरी है। तो कम समय में अच्छे प्रोजेक्ट करने के लिए हमको सर कोई फायदा दे रहा, लेकिन तो नहीं देख रहे हैं। हमारा तो कहना, जहाँ रेल निकल रही है, जहाँ हमारी कोई हाईवे निकल रहा है, या हमारा कोई वहाँ डैम बनने वाला है, या हमारा कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनने वाला है, तो वो हर एक गांव के लिए दूरगामी दृष्टि से जो विभागों के प्रोजेक्ट पहले से निर्धारित है, उनकी स्पीड बढ़ा करके उनको वहाँ उस तरह से देखना। अब ये जो इस तरह की बातों का तो कोई अंत नहीं है जिस पर अपन बात करेंगे। ये इसको बड़े मन से लेके चलना पड़ेगा कि हम केवल नगरीय निकाय के आसपास विकास तो नहीं कर रहे हैं। अब रेल लाइन डल रही है, तो रेल लाइन इंदौर मनमाड़ डालेगी, तो इंदौर मनमाड़ अपने को पूरा निमाड़ का नया बेल्ट लेते हुए बम्बई का एक नया रास्ता निकालेगी। तो स्वाभाविक रूप से हमको उस रेल लाइन पे जाना पड़ेगा।
ये ऐसे कई पुराने प्रोजेक्ट है जो सालों पहले पूरा हो जाना चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। वो कष्ट अपने सबको है, तो इसीलिए ये सारे रास्ते निकाल रहे हैं कि जैसे अभी हमने आपको केवल एक जानकारी के लिए बताता हूँ। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले तक उज्जैन से जो रेल आती भोपाल, वो इसी बैरागढ़ स्टेशन पर पड़ी रहती थी, निजातपुरे पे, क्योंकि वो ये दोनों रेलवे का इनका तालमेल वगैरह का झंझट। ऐसे में अगर इंदौर दिल्ली से ट्रेन से उज्जैन आते थे तो नागदा में केवल वो वो इंजन पलटा के इधर से लाओ, फिर वो इधर से जोड़ेंगे, तो 1 घंटा ट्रेन कोई भी रेल इंदौर जाओ या उज्जैन जाओ तो वो पड़ी रहती थी। हम कह रहे इसका बाईपास बना देंगे तो जो इंजन लगा हुआ है उसी इंजन से वो डायरेक्ट आ जाए तो 2 मिनट का काम है नागदा का। 1 घंटा बिगड़ता है, तो 1 घंटा वो नहीं बिगड़ा, पूरा विकास ठप हो रहा है। तो ट्रेन के भी बाईपास बनाना है। ऐसे अभी बड़े बड़े अपने एयरपोर्ट की बात है, इंदौर को भी बड़ा करना है या और जगह बड़े करना है, तो हमको लैंड अगर लेना पड़ेगी तो लैंड पे विवाद के बजाय संवाद से रास्ता निकाल करके विकास करना पड़ेगा। इस तरह से सर वो कानूनन है, उसमें हमारी मर्जी से नहीं है, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट। सर तो जब हम कोई नया निर्णय करते तो कई सारी विषय खड़े होंगे, लेकिन हम अपनी सरकार के माध्यम से सबका समाधान निकालेंगे। तुरंत विजय 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 जी सर, इसका किसान कल्याण ये बहुत हो गया सर। दूसरा सवाल विपक्ष क्या आरोप लग रहा मुझे नहीं मालूम। विपक्ष ये बोल रहा है कि आप अपने मुझे तो मालूम नहीं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि जब हमारे राज्य की तरफ हम देखते हैं तो हमारी नारी सशक्तिकरण के लाडली बहना पे भी उनने कहा था कि ये चुनाव बाद बंद कर देंगे। आज तक वो योजना चलती आई। आज की स्थिति है कि लगभग 40,400 रुपये प्रति बहन के खाते में पैसा पहुंच गया है। ये हमारे राज्य का आंकड़ा है। लगभग 55,000 करोड़ रुपए की राशि हम बांट चुके हैं। हमारे राज्य के द्वारा जो योजना चालू की, कोई योजना बंद नहीं की। हमने 1,000 की यात्रा को बढ़ाते हुए 1,500 तक बढ़ा दिया। तो इसलिए हमने अपने किसानों के साथ, बहनों के साथ जो कमिटमेंट किए उसको निभा दिया। तो हमारा तो सरल फार्मूला है, जो वहाँ की दृष्टि से जो लैंड एक्विजिशन के विषय रहेंगे, उस लैंड एक्विजिशन में लैंड का जो रहेगा जिस किसी का, उसको वो गाइडलाइन का लाभ देंगे। ऐसे कई विषय आएंगे कि हो सकता सरकारी पे बैठा हो, कुछ और हो, तो वो उसका तो अपन मान लो वो असंतुष्ट है तो न्यायालय में भी जाएगा, तो अपन क्या करेंगे। मुख्यमंत्री जी देखिए, हमने ये सरल नियम बनाना इसीलिए कि हमारे कोई मामले लंबित न रहे, ये उसी का समाधान है। ये जो लंबित रहते थे, हम कह रहे दे वो न दे, ये जो झंझट चलती थी, क्योंकि वो गाइडलाइन बाजार की ज़्यादा रहती है, हमारी गाइडलाइन कम होती है, तो कई लोगों को असंगत लगता है। इसीलिए उस तरह से वो बढ़ करके एक तरह से अपने लिए भी निर्णय कर ले, हमको क्या परेशानी है। मुख्यमंत्री जी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, हमारे द्वारा गेहूं खरीदने को लेकर भी हमने जो निर्णय किया है कि गेहूं, आज ये बात सही है कि वैश्विक परिदृश्य में गेहूं का निर्यात एक तरह से न के बराबर हो रहा है, फिर भी हमने कहा हम किसानों के साथ हैं, इसलिए किसानों का हमने गेहूं खरीदना प्रारंभ किया। और ये बात भी सही कि जूट भी ना आने के कारण
ये जो वर्तमान के वैश्विक परिदृश्य में हमको पॉलीथीन के वो जो बैग है उससे काम चलाना पड़ रहा है। ये बात भी सही कि हमने अपने किसान संगठनों के लोगों के साथ चर्चा कर पहले छोटे किसानों का माल खरीदते जाएं, फिर मध्यम का करेंगे और फिर बाद में और करते जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। हमारे द्वारा जो बोनस भी बात कही है वो बोनस भी हमने बढ़ा के दिया है। एमएसपी तो 2585 की थी, लेकिन जैसे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बीते समय का भी है, जब 2250 का रेट था तब भी 150 रुपये कुंटल का बोनस हमने तब दिया था जब 2400 रुपये खरीदा था। लास्ट ईयर हमने 175 रुपये का बोनस दे करके 2600 खरीदा था, क्योंकि हमने घोषणा पत्र में 2700 कहा है और अभी 3 साल है, इसलिए हमने जो कहा है हम उसको करके दिखा रहे हैं। इसलिए किसानों के साथ पूरी ताकत के साथ सरकार, यद्यपि ये बात भी सही कि लास्ट ईयर का गेहूं भी कई जगह हमारे गोडाउन में भरा हुआ है, हमको चुनौती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम परचेसिंग चालू रख रहे हैं, हमको इसमें कोई परेशानी नहीं। इसी के साथ हमारे अपने सरकार से भी, भारत सरकार से भी मदद मांग रहे हैं कि अभी हमको आपने 78 लाख टन का मेट्रिक टन का जो हमको कोटा दिया है, इस बार भगवान की दया से फसल डबल हुई, उत्पादन बहुत बड़ा है। तो ऐसे उत्पादन में हम और कोशिश कर रहे हैं कि हमको कोटा बढ़ेगा, हम वो भी खरीद करके अपने किसानों को मदद करें। आपने प्रश्न जो किया वही उसका उत्तर भी है कि एक तो हमने तुरंत प्रभाव से लागू किया, इसको बहुत दिन लटकाने वाला नहीं किया। दूसरा, उसकी समय सीमा के साथ उसको पूरा भुगतान भी कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा वो प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट है वो समय सीमा में हो जाए। सड़क बनाना है, रेल लाइन डालना है, कई कारण से जो अटकती है उसको समाधान करने के लिए और सम्मानजनक, क्योंकि मूल झगड़े अमाउंट का है, इतना अमाउंट है नहीं है, वो कह रहा बाजार में ज़्यादा है और आप कम दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो 4 गुना देने से कमोबेश वो उस नज़दीक पहुंच जाता है जो सरकारी गाइडलाइन उससे ऊपर चले जाता है। अब मुआवजा भी उसके बैंक में जाएगा, उसको हाथ में नहीं देंगे, ये प्रोसेस है उसका। आपकी जानकारी के लिए मैंने बजट में जवाब दिया था, फिर दोबारा दे देता हूँ। हमारी सरकार ने जब अपनी इस व्यवस्था को हाथ में लिया था तब 3,30,000 करोड़ के आसपास का हमारा बजट था। आज 4,38,000 करोड़ का बजट हमने पारित किया है इस साल का, और ये जो ग्रोथ हमारी है वो ग्रोथ हमने बगैर एक पैसे का टैक्स लगाए बिना जो ग्रोथ हमारी चल रही है वो सारी चीज़ों के साथ है। इसलिए नीति आयोग के हिसाब से भी निर्धारित लिमिट के बलबूते पर हम अपनी सारी प्रोग्रेस की गतिविधियों को लेकर संचालित कर रहे हैं। इसलिए एक दिन का ओवरड्राफ्ट नहीं होने दिया, लास्ट डे तक पेमेंट करते रहिए। तो ये जो हमारे अपने आदित्य व्यवस्था में ये प्रबंधन के प्रयास किए गए। अब मैं तो चाहे बहुत हो गया, बहुत धन्यवाद।